हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारा मिशन पीजीटी कॉमर्स 500 एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ फटाफट 25 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, फेस्टिवल एडवांस गिवन टू एन एम्प्लॉय। फेस्टिवल मीन्स दिवाली फेस्टिवल हो, होली हो, किसी फेस्टिवल पे एम्प्लॉय ने एडवांस लिया है, तो वो क्या है ऑर्गेनाइजेशन के लिए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉट एन एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो एक्सपेंडिचर जिसको करके कंपनी जो है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एडवांटेज गेट करती है, लेस देन 1 ईयर और 2 ईयर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कंपनी एक बार इन्वेस्ट करती है और उसका जो एडवांटेज है वो लॉन्ग पीरियड तक गेट करती है। और यू कैन सी जो उसकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करने के लिए जो एक्सपेंडिचर करती है वो क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लाइक जैसे एसेट जो परचेज करती है कंपनी, वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सपोज किसी का फैक्ट्री है, उसने फैक्ट्री एक्सटेंशन कराया, या सिनेमा हॉल है उसमें सीट इंक्रीज कराई या उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कराई, तो वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जिनका जो एडवांटेज है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज्यादा और कैपिटल एक्सपेंडिचर से कम टाइम पीरियड के लिए गेट होता है। क्लियर है? तो ये हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। मेनली क्वेश्चन क्या है? फेस्टिवल एडवांस गिवन टू एन एम्प्लॉय। तो एडवांस दिया है, कंपनी ने कोई खर्च नहीं किया, तो एडवांस दिया है तो वो या तो उसकी सैलरी से एडजस्ट होगा या बाद में उसे वापस मिल जाएगा। तो कंपनी के लिए किसी भी टाइप का एक्सपेंडिचर नहीं है, नॉट एन एक्सपेंडिचर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, रोहित कैरिंग ऑन रियल एस्टेट बिजनेस। रोहित का रियल एस्टेट बिजनेस है। सोल्ड अ पीस ऑफ लैंड फॉर ₹4 करोड़, कॉस्टिंग ₹3 करोड़ 50,000. Then the type of receipt is dash nature and profit on sale is dash nature. देखिए, रियल एस्टेट बिजनेस है तो उसका काम ही है लैंड को परचेज और सोल्ड करना। तो उसका लैंड क्या है? प्रोडक्ट है। लैंड को उसने सोल्ड किया तो वो क्या है? उसके लिए रेवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन है, वन थिंग। और जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो कहाँ ट्रांसफर होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। क्लियर? प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड और लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। अगर ये रियल एस्टेट बिजनेस नहीं होता तो ये सेल उसके लिए क्या होती? कैपिटल ट्रांजेक्शन। लेकिन रियल एस्टेट है तो उसका काम ही है लैंड परचेज और सोल्ड करना, तो ये कैसी ट्रांजेक्शन है उसके लिए? रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच अकाउंटिंग कंसेप्ट सेटिस्फाई द वैल्यूएशन क्राइटेरिया। अगर वैल्यूएशन करते हैं तो इनमें से कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट को यूज करते हैं? गोइंग कंसर्न रियलाइजेशन कॉस्ट, गोइंग कंसर्न कॉस्ट ड्यूल एस्पेक्ट, कॉस्ट ड्यूल एस्पेक्ट कंजर्वेटिज्म, रियलाइजेशन कंजर्वेटिज्म, गोइंग कंसर्न। देखिए, वैल्यूएशन क्राइटेरिया की बात हो रही है। जब हम वैल्यूएशन क्राइटेरिया की बात करते हैं, सबसे पहला प्रिंसिपल जो यूज होता है वो है गोइंग कंसर्न, फिर रियलाइजेशन एंड देन कॉस्ट। तो बेटर कॉम्बिनेशन कौन सा है अगर हमें रियलाइजेशन के लिए चूज करना हो? गोइंग कंसर्न, रियलाइजेशन एंड कॉस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा अप टू ट्राई बैलेंस। ट्राई बैलेंस तक डेटा रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? बुक कीपिंग। और उसके बाद का चीजों को बुक कीपिंग में ऐड कर देते तो वो क्या बन जाता है? अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 5, इन इनकम मेजरमेंट एंड रिकॉग्निशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट्स गोज टुगेदर। अगर इनकम मेजरमेंट की बात हो रही है और एसेट एंड लायबिलिटी की रिकॉग्निशन की बात हो रही है तो कौन सा कंसेप्ट फॉलो किया जाएगा टुगेदर? देखिए, इनकम की बात हो रही है तो मैचिंग तो होगा ही होगा, और एसेट की बात हो रही है पीरियोडिकली भी होगा। इनकम में भी मैचिंग पीरियोडिकली भी होता है और एक्रूवल भी होता है। तो अगर आप कॉम्बिनेशन से इसमें चूज करोगे तो बेटर कौन सा ऑप्शन बनेगा? पीरियोडिकली, एक्रूवल एंड मैचिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 6. A trader has made a sale of ₹75,500, out of which cash sales amounting to ₹25,500. He is
of the view that in the financial statement of the year he shall show a sale of rupees 75,500, trade receivable of rupees 50,000, which concept is followed by him. देखिए सेल हुई है 75,500 की, तो वो उतनी ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर रहा है. कैश है 25,500, तो रिसीवेबल कितना बच गया 75,500 माइनस 25,500 यानी कि 50,000. अब उसने ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया था, कौन सा कंसेप्ट फॉलो किया उसने, एक्रूवल. एक्रूवल का मतलब क्या होता है कि इनकम ड्यू हो गई है, रिसीव नहीं हुई है, लेकिन इनकम इसी पर्टिकुलर पीरियड से वो रिलेटेड है. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7, a trader purchased goods for rupees 25 lakh. Of these 70% of the goods were sold during the year. 25 लाख के गुड्स खरीदे थे, 70% उसमें से सोल्ड आउट कर दिए. एट द एंड ऑफ 31 December 2020 the market value of such goods were 5 lakh, but the trader recorded in the books for 7,50,000. जो स्टॉक बचा था उसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो थी 5 लाख, और उसने किस पे यूज किया, कॉस्ट पे यूज किया 7,50,000. विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज वायलेटेड. कौन सा कंसेप्ट उसने वायलेट किया है, कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या कहता है, स्टॉक इज वैल्यूएट एट मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस. क्योंकि कंजर्वेटिज्म ये कहता है कि भाई जो फ्यूचर की एक्सपेक्टेड लॉस है या एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस है या कोई भी एक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशन है इन्फ्लेशन की वजह से, उसको आप कम वैल्यू पे शो करो, यानी कि आप क्या करो, प्ले सेफ करो. तो कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूएट एट मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस. तो किसको फॉलो नहीं किया गया, वायलेट किया गया है, कंजर्वेटिज्म. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग. All real and personal account are transferred to balance sheet, करेक्ट है. Nominal account are transferred to profit and loss, ये भी करेक्ट है. Each account is open separately in ledger, हर एक अकाउंट को लेजर में सेपरेटली शो करते हैं, ये भी करेक्ट है. Rent is a personal account and outstanding rent is a nominal account, ये गलत है. रेंट क्या है, रेंट है नॉमिनल, और जो आउटस्टैंडिंग रेंट है वो क्या है, पर्सनल. आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनअर्न्ड, एक्रूड, इनको क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. तो यहाँ पे रॉन्ग पूछा था. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अमाउंट स्पेंड टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी इज अ डैश एक्सपेंडिचर. अगर अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए एक्सपेंडिचर किया जाता है तो वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर. फर्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था. क्वेश्चन नंबर 10, if the wages are paid for construction of business premises, dash account is credited and dash account is debited. कंस्ट्रक्शन के टाइम पे पेमेंट हो रही है तो एंट्री क्या होगी, प्रेमिसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अब आपसे पूछा है डैश क्रेडिटेड, क्रेडिट कौन होगा, कैश, और डेबिट कौन होगा, प्रेमिसेस. यानी कि आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. Moving on the next question, question number 11, provision for discount on debtor is calculated on the amount of debtor. Provision for discount किस अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाएगा. आपको पता है किस तरह से कैलकुलेट करते हैं प्रोविजन. पहले डेटर्स होता है, डेटर्स में से अगर कोई फर्दर बेड डेब्ट्स है तो फर्दर बेड डेब्ट्स को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है. फर्दर बेड डेब्ट्स माइनस करने के बाद माइनस न्यू प्रोविजन. अगर कोई न्यू प्रोविजन मेंटेन किया गया है तो फिर उसको माइनस करते हैं. एंड देन आफ्टर दैट जो बैलेंस निकलता है उसके ऊपर क्या निकालते हैं, डिस्काउंट ऑन डेटर. क्या निकालेगा बैलेंस के ऊपर, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑन डेटर्स. क्लियर. तो अब देखिए कौन सेटिस्फाई कर रहा है, बिफोर डिडक्टिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, after deducting provision for doubtful debts, before deducting actual debt and provision for doubtful debts, after adding actual bad debts and doubtful debts. add नहीं करते, क्या करते हैं, डिडक्ट. तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. आपको बताना इनमें से कौन इनकरेक्ट है. गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, करेक्ट है. सन्ड्री डेटर करेंट एसेट है. लूज टूल
टेंजिबल फिक्स एसेट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लाइबिलिटी है, एसेट नहीं है। तो कौन है रॉन्ग? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, मैसर्स स्टेशनरी मार्ट विल डेबिटेड द परचेज ऑफ स्टेशनरी। देखिए मैसर स्टेशनरी मार्ट है तो स्टेशनरी उसके लिए क्या है? गुड है। तो स्टेशनरी परचेज करने के लिए वो क्या करेगा? परचेज को डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर स्टेशनरी की शॉप नहीं होती तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट होता, यानी कि एक्सपेंसेस का नेम आता। Moving on the next question, question number 14. Small item like pencil, pens, files, etc. are written off within a year according to dash concept. जो छोटे छोटा आइटम है उसको किस कंसेप्ट को यूज करके राइट ऑफ किया जाता है? मेटेरियलिटी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मेटेरियलिटी क्या होता है? मटेरियल चीजें, यानी कि कंपनी के जो कंपनी के लिए रेलेवेंस है इंफॉर्मेशन और कंपनी के साइज और नेचर के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीजें कंपनी के लिए मटेरियल है और कौन सी नहीं है। उसी के अकॉर्डिंग उसके अकाउंट क्या है? ओपन किए जाते हैं। IFRS जो है, इंफॉर्मेशन इज मटेरियल इफ द ओमिशन कुड लीड टू अ मिसलीडिंग इन डिसीजन मेकिंग। IFRS के अकॉर्डिंग ऐसी कोई भी चीज मटेरियल है जिसको अगर हम ओमिशन कर देते हैं यानी कि छोड़ देते हैं तो वो डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करता है, मिसलीड करेगा, यानी कि उसको रिकॉर्ड करना नेसेसरी है। क्वेश्चन नंबर 15, एज पर एक्रूअल कॉन्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू पूछा है। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर प्रॉफिट होता है, ट्रू है। रेवेन्यू माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, इसी इक्वेशन को एक्सपेंड करके निकाला हुआ है। सेल्स प्लस ग्रोस प्रॉफिट रेवेन्यू, गलत है। रेवेन्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस एक्सपेंडिचर, करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू और सेल्स क्या होता है? सेम होता है। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. Mr. X is a dealer in electronics goods, refrigerator, washing machine, air conditioner, television, etc. He purchased 2 air conditioner and install in his showroom. उसका देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का ही काम है, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, टेलीविजन का। उसने 2 एयर कंडीशनर अपने ही शोरूम में इंस्टॉल्ड कराए हैं। इन द बुक्स ऑफ एक्स द कॉस्ट ऑफ 2 एयर कंडीशन विल बी डेबिटेड। उसने इंस्टॉल करा दिए तो अब वो उसके लिए गुड्स नहीं है, वो क्या है? उसके लिए फिक्स एसेट हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में, कई बार हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स देगा, एयर कंडीशनर देगा, फटाफट उसको उसका गुड्स ट्रीट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि उसने अपने ही शोरूम में उसको इंस्टॉल कराया है, तो उसके लिए क्या हो गई? वो फिक्स एसेट। क्वेश्चन नंबर 17, अ ट्रेडर कैलकुलेट हिज प्रॉफिट एज रुपीज 1,50,000 ऑन 31/3/2014 इट इज एन। एक ट्रेडर ने अपना जो है 1,50,000 प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, सपोज ये कर लो 2021 को, तो ये क्या है? कैलकुलेट किया है। अब यहाँ पे ये रिजल्ट है, तो मैंने आपको बताया था अगर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में रिजल्ट की बात हो रही है तो वो क्या होता है? इवेंट होता है। लास्ट क्लास में भी हमने ये चीज डिस्कस की थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, एन एसेट वाज परचेज फॉर रुपीज 10 lakh with the down payment of rupees 2 lakh and bill accepted for rupees 8 lakh. What would be the effect on the total asset and total liability in the balance sheet? 10 लाख की एसेट खरीदी है, उसमें से 2 लाख डाउन पेमेंट दे दिया, तो एसेट्स में नेट इंपैक्ट क्या आया? 8 लाख इंक्रीज। और 8 लाख का बिल एक्सेप्ट किया है तो लाइबिलिटी में कितना इंक्रीमेंट आया? 8 लाख, यानी कि 8 लाख इंक्रीज इन एसेट्स, 8 लाख इंक्रीज इन लाइबिलिटी। ऑप्शन ढूंढ लीजिए कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मैचिंग कंसेप्ट मीन्स। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब क्या है? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये तो ड्यूअल एस्पेक्ट होता है। ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग एक एक्रूअल कंसेप्ट, ये भी नहीं होगा। एंटीसिपेट नो प्रॉफिट बट रिकॉग्नाइज ऑल लॉसेस, कंजर्वेटिज्म होता है ये तो। एक्सपेंसेस शुड बी मैच विद द रेवेन्यू ऑफ द पीरियड। एक्सपेंसेस को उसी पर्टिकुलर पीरियड के रेवेन्यू के साथ मैचअप करना चाहिए, इसे कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल।
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, इन मॉडर्न टाइम्स अ फाइनेंस मैनेजर इज नॉट कंसर्न विद। मॉडर्न टाइम में फाइनेंस मैनेजर किससे कंसर्न नहीं है? द मेजरमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ ईच एलोकेशन ऑफ फंड, जहां पे भी उसने फंड लगाए हैं उसके रिजल्ट को मेजर करने से रिलेटेड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंसर्न है। एक्यूरेट रिकॉर्ड कीपिंग से उसका कंसर्न नहीं है आज के टाइम में, इसके लिए अलग से बंदों को हायर किया जाता है, वो सिर्फ और उसके लिए ऑडिटिंग वगैरह अदर चीजें होती है। मैनेजर जो है डायरेक्टली इस चीज के लिए लायबल नहीं है। द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड लगाई है उसके लिए भी उसकी ऑब्लिगेशन है, कंसर्न है। द एलोकेशन ऑफ फंड टू डिफरेंट प्रोजेक्ट, अलग अलग प्रोजेक्ट में फंड लगाना से भी वो कंसर्न है। तो बुक कीपिंग से वो कंसर्न नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, द प्रैक्टिस ऑफ अपेंडिंग नोट्स रिगार्डिंग कंटीजेंट लायबिलिटी इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट इज एन पर्सुएंट टू। देखिए अपेंडिंग नोट्स लिखे जाते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी के लिए। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है? पॉसिबल लायबिलिटी। मान लो किसी कंपनी के साथ कोर्ट केस चल रहा है, तो भाई जो उस पर्टिकुलर डिसीजन होगा कोर्ट का उसके अकॉर्डिंग एक पार्टी दूसरे पार्टी को पेमेंट करेगी या जो जिस टाइप का भी होगा पेनल्टी पे करेगी। तो ये कोर्ट केस चल रहा है, अभी श्योर नहीं है कि कौन पार्टी पेनल्टी पे करेगी, तो ये कंटीजेंट लायबिलिटी है। तो इसको एक फुट नोट के थ्रू वो कंपनी अपने फाइनेंशियल अकाउंट में दिखाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। यानी कि वो सारी चीजें क्या कर रही है? डिस्क्लोज करके चल रही है, जो कि मटेरियल है, यूजफुल है यूजर्स के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, अकाउंटिंग पीरियड पोस्टुलेट। देखिए अकाउंटिंग पीरियड क्या कहता है? अकाउंटिंग पीरियड पोस्टुलेट, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। सजेस्ट द कंपनी टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अ सिस्टमेटिक टाइम इंटरवल, यानी कि हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एनुअली, जो भी उसने सिस्टमेटिक टाइम पीरियड बनाया है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेडी करे। even though the operating cycle of the entity may be incomplete, चाहे ऑपरेटिंग साइकिल उसका कंप्लीट ना हुआ हो, उसे एक फिक्स टाइम पीरियड में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, यही अकाउंटिंग पीरियड पोस्टुलेट है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, इनकम इज मेजर द बेसिस ऑफ। इनकम किस बेस पे मेजर की जाती है? ऑप्शन नंबर सी, मैचिंग कंसेप्ट। दोस्तों सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजेक्शन एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कौन सी ट्रांजेक्शन नहीं है? आपको बताया था ट्रांजेक्शन वो है जहां पे कहीं पे गुड्स और मनी का एक्सचेंज होता है। मिस्टर एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ब्रॉट इन कैश फॉर 40,000, बिजनेस में मनी आई है। मिस्टर एक्स पेड सैलरी वर्थ ₹5,000 टू स्टाफ, यहाँ पे भी ट्रांजेक्शन है। मिस्टर एक्स परचेज मशीनरी वर्थ ₹20,000 इन कैश, ट्रांजेक्शन है। मिस्टर एक्स प्लेस एन ऑर्डर विद डी एंड कंपनी फॉर ₹10,000, ऑर्डर सिर्फ प्लेस किया है, तो ये एक इवेंट हो सकता है बट ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज मेड एज पर द डैश प्रिंसिपल और कन्वेंशन। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्या होता है कि जो हमें पॉसिबिलिटी लगती है कि जो डेटर्स हैं वो पैसा नहीं देंगे, या पास्ट एक्सपीरियंस से हम लोग सोचते हैं कि जितने भी डेटर्स का 5%, 2%, 1% बैड डेब्ट्स हो जाता है हर ईयर, उसके बेस पे कंपनी क्या करती है पहले से उसकी व्यवस्था करके रखती है, अरेंजमेंट करके रखती है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स के नाम से। तो ये कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है? कंजर्वेटिज्म, यानी कि पहले से ही सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोविजन बना लिया गया है चाहे बैड डेब्ट्स हो या नहीं हो। क्या है? कौन सा कॉन्सेप्ट है? कंजर्वेटिज्म। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन। आपके लिए सेशन यूजफुल रहा हो तो सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके कोई डाउट है, आपके पास कोई क्वेश्चन पेपर्स है या कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन आप चाहते हैं कि अपनी सीरीज में हम कंसीडर करें, तो आप हमें हमारी मेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, नोट्स, ये सब चीजें शेयर करते रहते हैं, बुक्स एक्सेट्रा, और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।